जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला है नींबू का रस, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दूसरा है इमली, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन की गोली, इसमें स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध, जिसमें कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये रहा, यहाँ पे हमसे सिर्फ यही पूछ रहा था कि इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखे। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी अम्ल के नाम दिया गया है और हमें इन सभी का अनुसूत्र जो होता है उसको लिखना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका अनुसूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका हो जाएगा HCl। फास्फोरिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा H3PO4। कार्बोनिक अम्ल, इसका हो जाएगा H2CO3। प्रश्न है कि क्या होता है जब पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। यानी कि प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता के साथ में मिलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका अनुसूत्र होता है H2SO4 और इसमें जब हम लोग जस्ता को मिलाएंगे यानी कि Zn, तो इधर ये निर्माण कर रहा है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ये तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस है वह वायुमंडल में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा जिंक सल्फेट। अब इसका अगला है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तब क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये रहा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये रहा इधर इधर मैग्नीशियम। तो इसके आगे 2 इसीलिए लगाया गया है ताकि यह समीकरण संतुलित हो जाए, यानी कि समीकरण को संतुलित करके यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस तीर है वह ऊपर की ओर दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि यह वायुमंडल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ही यह समीकरण आप लोग लिख लेंगे। अगला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है, तब क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके साथ में जब एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं यानी कि जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे निर्माण करता है Al2SO4 ग्रुप 3। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है और इधर ये हाइड्रोजन गैस भी वायुमंडल में चला जाएगा। आप लोग समझिए कि इसके आगे जो ये अंक दिए गए हैं इससे इस समीकरण को संतुलित किया गया है, यानी कि आप लोगों को समीकरण संतुलित करना भी नहीं पड़ेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है, तब क्या होता है। तो लिखेंगे, तो ये रहा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको जब फेरस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ये निर्माण करेगा FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस है वह मुक्त होगी। तो इस प्रकार से ही आप लोग इन सभी का समीकरण लिख लेंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः यानी कि थोड़े से ही मात्रा आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- प्रदान करते हैं दुर्बल भस्म कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होने के कारण इनके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इस कारण इसकी विद्युत चालकता कम होती है। 5 नंबर प्रश्न का इसका पहला है कि प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताएं, यानी कि इन दोनों में हमें अंतर बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रबल अम्ल जल में घुलकर काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम रहती है, इसीलिए यह कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है।
इसका दूसरा है कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताएं, यानी कि इन दोनों में अब हमें अंतर बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रबल भस्म जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, जबकि दुर्बल भस्म जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। प्रश्न है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न है, कैसे? यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, कैसे? इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जल एवं लवण का निर्माण होता है, जो कि अम्ल एवं भस्म के बीच अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि कार्बोनेट के उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण एवं जल के साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक उदाहरण भी दिया गया है। और इस समीकरण में देखेंगे यहाँ पे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। पीएच प्रतीक में यानी कि पीएच स्केल में P तथा H क्या संकेत करते हैं? पीएच स्केल क्या सूचित करता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पीएच प्रतीक में यानी कि पीएच स्केल में P की उत्पत्ति शब्द प्रोटेंज से हुई है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। इस प्रकार पीएच का मान मिलियन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। किसी बिलियन के पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। साधारण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान तो हो जाती है, लेकिन यह कभी भी नहीं पता चलता है कि अम्ल या भस्म कितना प्रबल है। अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी बिलियन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। किसी बिलियन में H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेंस ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया, जिसे कि पीएच स्केल कहा जाता है। तो यही आप लोग इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। 5 बिलियनों A, B, C, D तथा E को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन बिलियनों का पीएच मान क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाए गए। इनमें कौन सा बिलियन है वह किस प्रकार सा है? जैसे कि देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि उदासीन कौन सा बिलियन होगा, इसमें प्रबल क्षारीय कौन सा होगा। उसके बाद प्रश्न है कि प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा तथा दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा। तो इसका उत्तर में तो उदासीन बिलियन हो जाएगा, वह पीएच मान 7 होता है। उसके बाद प्रबल अम्लीय तो उसका मान 1 होगा, जो फिर दुर्बल क्षारीय उसका मान है वह 9 पीएच मान होता है, यानी कि जो ज्यादा अधिक होगा। फिर प्रबल क्षारीय जो कि 12 हो जाएगा, और दुर्बल अम्लीय तो वह 3 होगा, जिसका पीएच मान वह हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही आप लोग लिख लेंगे। 3 अम्लीय बिलियन XYZ का पीएच मान क्रमशः 0, 3 तथा 5 है, यानी कि X है बिलियन उसका पीएच मान 0 है, Y का पीएच मान 3 है तथा Z का पीएच मान 5 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा, यानी कि किस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। और इसका दूसरा प्रश्न है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। तो इसका उत्तर में जो सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन होगा वह X का, यानी कि बिलियन पीएच मान हो जाएगा 0, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन होगा तो वह होगा Z का, यानी कि इसका 5 होता है पीएच मान। तो इस प्रकार से ही लिख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है, समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीयता गुण आ जाता है, जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। अतः किसान मिट्टी में चूना मिलाते हैं ताकि उसकी अम्लीयता कम हो जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बन जाए, यानी कि उसमें फसलों की उपज हो और वह अधिक हो पाए। तो इसीलिए किसान लोग होते हैं जो कि मिट्टी में चूना को मिलाते हैं। प्रश्न है कि अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताएं। पहला प्रश्न है कि अम्ल पित्त अम्लीय है या फिर क्षारीय, और दूसरा प्रश्न है कि अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है।
तो लिखेंगे कि अम्ल पित्त है वह अम्लीय होगा। और दूसरा प्रश्न था कि यह किस कारण से होता है, इसका पीएच मान 1 से 3 के बीच में, तो लिखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। प्रश्न है कि अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं, यानी कि किस प्रकार से अग्निशामक यंत्र के द्वारा आग को बुझाया जाता है, उसका साथ में हमें समीकरण भी बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अग्निशामक यंत्र एक बेलनाकार यंत्र होता है जिसमें NaHCO3 तथा H2SO4 भर दिया जाता है। ये दो पदार्थ एक घुंडी के सहारे एक दूसरे के अलग रहती है। जब कहीं भी आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए उस घुंडी को खींच देते हैं, जिससे H2SO4 तथा NaHCO3 परस्पर संयोग करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं, जो कि आग का आपोषक पदार्थ है। यानी कि यदि कहीं पे भी आग लगा हुआ है और यदि हम लोग उस स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो इस कारण से आग है वह वहां पे बुझ जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें रासायनिक समीकरण भी लिखना था, तो इस प्रकार से इसका समीकरण भी आप लोग लिख लेंगे कि NaHCO3 प्लस में H2SO4 ये दोनों अलग अलग रहते हैं, और जब कभी भी आग लगता है तो उसमें एक जो भुंडी होता है उसको खींच देते हैं, जिस कारण से ये दोनों गैसें हैं वो आपस में परस्पर मिल जाती है, और इस प्रकार से ये Na2SO4 प्लस H2O और प्लस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करती है, जिस कारण से आग है वो बुझ जाता है। उत्फुल्लन से आप क्या समझते हैं? उत्फुल्लन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखें, एक अभिक्रिया देकर इसे समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाना ही उत्फुल्लन कहलाता है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि Na2CO3 इंटू 10H2O है, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 इंटू H2O यानी कि, तो इस प्रकार से ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाएगा, तो यही कहलाता है उत्फुल्लन। और इसमें यौगिक का नाम था, तो ये यौगिक का नाम इस प्रकार से ही ये हो जाएगा। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है, तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति बताएं, यानी कि विलयन है वह कैसा होगा। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि pH इक्वल टू -log, और ये H प्लस होगा, तो H प्लस होता है वह उसकी सांद्रता बताता है कि कितना है। तो उसके बाद लिखेंगे कि इक्वल टू log, और ये इधर चला जाएगा चूंकि ये माइनस में है तो ये इधर होगा, तो लिखेंगे कि 1/H प्लस यानी कि जो इसकी सांद्रता होगा वो, तो लिखेंगे कि विलयन में H प्लस यानी कि इसको अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इधर जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे H प्लस इसकी हमें संख्या दिया गया था कि 10 के पावर -5, तो लिखेंगे कि अतः विलयन का pH मान, अब हम लोग विलयन का pH मान निकालेंगे तो हो जाएगा कि इक्वल टू -log, और ये H प्लस जो रहता है वही रहेगा, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो लिखेंगे कि -log H यहाँ पे था, तो 10 के पावर -5 इसको लिख देंगे H के बदले में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि log 10 का मान होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे समझिए कि ये 10 ही है log 10, तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इंटू करेंगे, और ये -5 है तो इसको -5 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस माइनस है वह गुना होकर के प्लस में आ जाएगा, तो इस प्रकार से यह इसकी जो सांद्रता होगा वह 5 हो जाएगा। और हमसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि यदि किसी भी तत्व का pH मान है वो 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 से कम आया है, तो इस प्रकार से इस तत्व की जो प्रकृति होगी वह अम्लीय हो जाएगा। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि यौगिकों के संबंध उनके उपयोग से स्थापित करें। पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इस तरफ में हमें इसका मिलान करने के लिए यानी कि ऑप्शन दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से एक दोनों से मिलते हैं, यानी कि इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। तो लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट है वो कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने में,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको सांचे बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसका लास्ट का फर्स्ट प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट तथा H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से उत्पाद का नाम है वो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। और यहाँ पे ये आगे 2 इसलिए लगाया गया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना नहीं पड़ेगा, ये समीकरण आप लोगों को संतुलित करके दिया गया है। इसका दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखें। इसका हमें समीकरण लिखना है, तो इसका समीकरण तो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, तो देख सकते हैं कि इसका समीकरण भी आप लोग यही लिख लेंगे। और ये जो समीकरण है वो आप लोगों को संतुलित करके दिया गया है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।